हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर और जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। उच्च कोटि की अभिक्रियाएं या अभिक्रिया वेग के लिए सामान्य व्यंजक। एक माना कि एक एन कोटि की अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक ए काम में आता है। इसमें ए के एन अणु क्रिया करके उत्पाद देते हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एन ए से आपका बना प्रोडक्ट। माना कि ए की प्रारंभिक सांद्रता ए मोल पर लीटर है, जो टी समय के पश्चात मोल पर लीटर एक्स मोल पर लीटर कम होती है। इट मीन्स कितनी रिमेनिंग रही? ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। तो इसके लिए अवकलित वेग समीकरण dx अपॉन dt इज इक्वल टू के एन ए माइनस एक्स की पावर एन हो गया, जहाँ पर के एन यानी कि एन कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है। एक्स एक्स की टर्म्स को एक तरफ लिया तो dx अपॉन ए माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू के एन डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने पे जो हमें मिलेगा वो होगा 1 अपॉन एन माइनस वन ए माइनस एक्स की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू के एन टी प्लस सी। यहाँ पर c जो है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब टाइम रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है तो प्रोडक्ट का कोई भी जो पार्ट होता है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कोई भी पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम ये वैल्यूज रखने पे सी की वैल्यू आ गई हमारे पास n-1 अपॉन n माइनस वन ए की पावर n माइनस वन। तो सी की वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसके बाद आपकी के एन की वैल्यू आएगी 1 अपॉन टी एन माइनस वन 1 अपॉन ए माइनस एक्स एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए की पावर n माइनस वन। तो इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 के अतिरिक्त यह समीकरण सभी मानों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि n इज इक्वल टू जब आप 1 रख देंगे तो आप देख रहे हैं कि n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिससे समीकरण जो होगी वो आपकी इनडिटर्मिनेंट हो जाएगी। nth कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु हाफ लाइफ पीरियड फॉर n ऑर्डर रिएक्शन। n ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के लिए यदि हम बात करते हैं तो माना कि t इज इक्वल टू टी हाफ हो तो x इज इक्वल टू क्या होगा? a/2 होगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के एन एन माइनस वन 1 अपॉन ए माइनस ए बाई टू की पावर ए माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस वन। तो 1 अपॉन के एन एन माइनस वन, तो ये हो गया 2 की पावर एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस वन। तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास आता है टी की पावर टी हाफ प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस वन। इस प्रकार nth कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता की n-1 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है, जिससे आपको बिल्कुल शॉर्ट है याद करने में कि यदि कोटि 0 है तो उसका अवकल रूप ये होगा, समाकलन रूप ये होगा और इकाई ये होगी। तो इस तरीके से आपको एक टेबुलर फॉर्म में बिल्कुल आपको शॉर्ट फॉर्म में ये याद करने की प्रोसेस से बहुत अच्छा है। आपको यदि कोई एकदम से पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन बताइए तो आपको बताना कि a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस तरह से आपसे किसी भी ऑर्डर की यूनिट पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखनी है। अब हमारा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। रासायनिक समीकरण से सभी अभिक्रियाओं की सही स्थिति का चित्रण नहीं होता है। किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए उसकी कोटि का निर्धारण करना भी अनिवार्य है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं, परंतु ये देखा गया है कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशेष विधि ही सबसे उपयुक्त होती है। अधिकतर काम में आने वाली जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला मेथड है हमारा इंटीग्रेशन या ट्रायल मेथड। इस विधि में समय समय पर एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का विश्लेषण करके अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन करते हैं। प्राप्त मानों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के समाकलित वेग समीकरण में टी ए एक्स के मान प्रतिस्थापित कर यह ज्ञात कर लेते हैं कि कौन से समीकरण से के का संतोषजनक स्थिर मान प्राप्त होता है। यह समीकरण अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करती है। यह प्रयास और असफल की विधि है। यदि कोई भी व्यंजक के का स्थिर मान नहीं देता है तो समझ लेना चाहिए कि अभिक्रिया जटिल है या उससे 2 से भी अधिक अभिक्रिया एक साथ हो रही है। एक एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। यह विधि जो है वो पहली विधि से ज़्यादा अच्छी है।
क्योंकि इसमें हम प्रथम और द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के वेग नियतांक का मान इस प्रकार दिया जाता है। प्रथम कोटि के लिए K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। द्वितीय कोटि के लिए K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। और तृतीय कोटि के लिए K3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t 1 अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर। इन समीकरणों से स्पष्ट है कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण समय t के विपरीत a माइनस एक्स अर्थात अभिकारक की सांद्रता की उचित फलन को आलेखित करके किया जा सकता है। यदि समय t के विपरीत log a माइनस एक्स या log a अपॉन a माइनस एक्स को आलेखित करने पर सरल रेखा मिल रही है तो अभिक्रिया कौन सी है? प्रथम कोटि की है। यदि समय t के विपरीत a अपॉन a माइनस एक्स या 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a जब दोनों अभिकारकों की सांद्रता समान हो, या t के विपरीत log a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स या log b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स जब दोनों अभिकारकों की सांद्रता असमान हो तो आलेखित करने पर सरल रेखा प्राप्त होती है तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है। यदि समय t के विपरीत a अपॉन a माइनस एक्स जब अभिकार की सांद्रता समान है या t के विपरीत a अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर को आलेखित करने पर सरल रेखा प्राप्त हो तो अभिक्रिया तृतीय कोटि की है। एक और पद्धति आलेखी विधि से अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। n कोटि की अभिक्रिया के लिए जिसमें अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता समान होती है के लिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू kn a माइनस एक्स की पावर n। जो हम दोनों तरफ log लेते हैं तो log dx अपॉन dt इज इक्वल टू log kn प्लस n log a माइनस एक्स या log dx अपॉन dt इज इक्वल टू n log a माइनस एक्स प्लस log kn। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो गया, जहाँ पर log kn क्या है? आपका इंटरसेप्ट होगा। तो log dx अपॉन dt को log a माइनस एक्स के विपरीत आलेखित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा का ढाल स्लोप के मान को निर्धारण करता है। n जो है वो स्लोप बता रहा है। dx अपॉन dt के मान सुविधा अनुसार x तथा a माइनस एक्स को t के विरुद्ध आलेखित करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ग्राफ देखिए, t और a माइनस एक्स के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, t और x के बीच में खींचेंगे तो पैराबोलिक है थोड़ा सा, और log a माइनस एक्स और log dx अपॉन dt के बीच में खींचे तो इंटरसेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा आंशिक परिवर्तन विधि, फ्रैक्शनल चेंज मेथड। जैसा कि पहले भी बताया है हमने कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के निश्चित परिवर्तन में लगा समय अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं में निश्चित परिवर्तन का समय अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का प्रतिलोमानुपाती तथा तृतीय कोटि की अभिक्रिया में निश्चित परिवर्तन का समय अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग का प्रतिलोमानुपाती होता है। अतः n कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया के निश्चित अंश को पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a के n-1 घात के प्रतिलोमानुपाती होता है। T1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a की पावर n-1। माना कि दो विभिन्न प्रयोगों में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता a1 और a2 हैं तथा उनकी निश्चित मात्रा के परिवर्तन में लगा समय क्रमशः t1 और t2 हो तो T1 प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन a1 की पावर n-1 और T2 प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन a2 की पावर n-1। इन दोनों इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू हो गया a2 अपॉन a1 की पावर n-1। अब हम इसमें दोनों तरफ log लेते हैं, तो आपने log लिया तो log T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू n-1 log a2 अपॉन a1। या आप n-1 इधर ले जाएंगे तो ये हो गया आपका log T1 अपॉन T2 अपॉन log a2 अपॉन a1। या n इज इक्वल टू 1 प्लस log T1 अपॉन T2 अपॉन log a2 अपॉन a1। या n इज इक्वल टू 1 प्लस log T1 माइनस log T2 अपॉन log a1 माइनस log a2। यदि अभिक्रिया के किसी निश्चित अंश को पूर्ण होने में लगा समय t तथा प्रारंभिक सांद्रता a हो तो प्रथम कोटि t प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन a की पावर 0, द्वितीय कोटि के लिए t प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन a यानी at की वैल्यू स्थिर होगी, और तृतीय कोटि के लिए t प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन a स्क्वायर यानी a स्क्वायर t इज इक्वल टू मान। तो इस समीकरण से हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास आरंभिक गति
या want ऑफ भेददर्शी मेथड। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में समस्त क्रियाकारकों की सांद्रताएं समान हो, मान लीजिए सारे क्रियाकारक जो है उनकी सांद्रताएं समान है, तो n कोटि की उस अभिक्रिया का वेग जो होगा वो होगा dc/dt = kn(c) की पावर n। दोनों तो हमने log लिया, तो log dc/dt = log kn प्लस n log c। यदि दो भिन्न प्रयोगों में क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं क्रमशः C1 और C2 हो, तो log -dc1/dt = n log C1 प्लस log kn या log -dc2/dt = n log C2 प्लस log kn। इन समीकरण में हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो log -dc2/dt माइनस log dc1/dt = n log C2 माइनस n log C1, या आपका n हो गया log -dc2/dt माइनस log -dc1/dt अपॉन log C2 माइनस C1। तो इस व्यंजक से भी हम अभिक्रिया की कोटि की गणना कर सकते हैं। अभिक्रिया का वेग -dc1/dt और -dc2/dt का मान c और समय t के मध्य आलेख खींचकर उसका स्लोप निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ओस्टवाल्ड विल्कन विधि। यह विधि ओस्टवाल्ड के द्वारा दी गई थी। इस विधि से ऐसी जटिल अभिक्रियाओं की कोटि जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक हों ज्ञात की जा सकती है। इस विधि में एक के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाकारकों को आधिक्य में लिया जाता है तथा उपरोक्त वर्णित जो प्रविधि है उसमें से किसी भी कोटि से उसकी कोटि ज्ञात कर ली जाती है। कोटि का यह मान क्रियाकारक से संबंध होता है जिसे आधिक्य में नहीं लिया गया है। यही क्रिया अन्य क्रियाकारकों को आधिक्य में लेकर दोहराई जाती है और अन्य क्रियाकारकों के संबंध अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर ली जाती है। अभिक्रिया की वास्तविक कोटि इस प्रकार विलगित या पृथक पृथक क्रियाकारकों से संबंध कोटियों के योग के बराबर होती है। तो ये था आपका ओस्टवाल्ड विल्कन विधि। इस तरीके से आप किसी भी विधि के द्वारा अभिक्रिया का जो कोटि है उसको निर्धारित कर सकते हैं। ओके।